नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। उम्मीद है कि कल से बेहतरीन तरीके से आपको आज आवाज आ रही होगी। कल थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसलिए इससे आवाज में क्या है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। ठीक है, तो आज हमने उस टेक्निकल जो इश्यू थी, वो प्रॉब्लम थी, उसको ठीक कर लिया है। तो आप आज जो आपको है ना आवाज अच्छी सी आएगी। अपन कल क्या पढ़ रहे थे? तो कल अपन विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर अपना तीसरा चल रहा है, जिसमें अपन ने कल विद्युत के बारे में पढ़ा। विद्युत के प्रकार पढ़े। विद्युत दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत होती है और एक गतिशील विद्युत होती है। दोनों को अपन ने अच्छी डिटेल से पढ़ा है। उसमें यह भी पढ़ा है कि इनका उपयोग कहाँ पर होता है और ये उत्पन्न कैसे होती है। तो सारा अपन ने डिटेल से पढ़ा था। कोई बच्चे ऐसे हैं जो कल वाली क्लास नहीं देखे, तो पहले वो उस क्लास को जाकर देख ले, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से हमने समझाया है विद्युत क्या होता है, तो उसको देखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे तीसरा जो चैप्टर है, उसका जो टॉपिक है विद्युत से संबंधित मूल पद। विद्युत के मूल पद कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन आवेश के बारे में। आवेश, इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत आवेश के बारे में करेंगे। देखिए, विद्युत आवेश जो है यह क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। देखिए, विद्युत आवेश है ना, इसकी इकाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसकी इकाई होती है कूलाम। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिखते हैं? इसका जो प्रतीक है वह होता है क्यू। ठीक है, कैसे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं, ध्यान रखना। और ये कूलाम है ना, इसको किससे लिखते हैं? तो इसको सी से लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके बारे में अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी, इसको आप बाद में समझना। जब अपन परमाणु की संरचना पढ़ लेंगे उसके बाद में अच्छे से ये आपको समझ में आएगा। अभी आपको कुछ भी इसके बारे में समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इतना सा इसके बारे में याद रखो। दूसरा है अपना पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। मैटर यानी कि देखिए, पदार्थ क्या होता है, डेफिनेशन क्या है पदार्थ की? तो पदार्थ क्या होता है, देखिए मेरे हाथ में जो मार्कर है ये भी एक पदार्थ है, ये बोर्ड है ये भी एक पदार्थ है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी पदार्थ है, आपके चूल्हा जो है, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है वो भी क्या होता है? पदार्थ होता है। सिलेंडर जिसका बना होता है वो भी पदार्थ है। यानी कि आप जितनी भी वस्तुएं आंखों के सामने देख पा रहे हैं, जितने भी आपके आमने सामने जितनी भी चीजें दिख रही हैं, सभी पदार्थ है। सभी क्या है? पदार्थ है। कोई ठोस पदार्थ है, कोई गैस पदार्थ है, कोई द्रव पदार्थ है। पानी है तो पानी भी एक पदार्थ है, तेल है तो तेल भी एक पदार्थ है। तो ये सभी क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है? जिसका निश्चित भार होता है। जिसका निश्चित क्या होता है? निश्चित भार, यानी क्या होता है? इनका भार होता है। ठीक है, और जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरता है, यानी कि देखिए स्थान घेरता है। ठीक है, देखिए आपके घर में मोटरसाइकिल होगी, उसके अंदर जो हवा भरी जाती है वो हवा भी क्या है? एक पदार्थ है। अब पदार्थ कैसे है? तो वह भी स्थान घेरती है और उसमें भार भी होता है। हवा, जब अपन किसी भी चीज में हवा भरते हैं, आपकी गैस की टंकी जो है उसमें हवा ही तो है। हवा कौन सी? गैस ही तो है। गैस कौन सी है? एलपीजी गैस है। तो वह भी क्या है? उसमें भी भार है। तोल के तो लाते हैं अपन के इतने किलो इसमें गैस भरी हुई है। ठीक है, तो उसका भी एक भार है। भार है, साथ ही साथ वो निश्चित भार है, और साथ ही स्थान भी घेरती है। स्थान कैसे घेरती है? उस सिलेंडर के अंदर अपन ने भर दी, तो अपन अगर उसके अंदर कुछ और चीज डालेंगे ना तो गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हर एक चीज जो स्थान घेरती है, साथ ही जिसमें भार होता है, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? तीन। पहली पर चर्चा करें तो पहली क्या है? ठोस। दूसरी है द्रव, और तीसरी है गैस। ठोस में क्या होती है? लकड़ी, पत्थर, जो ठोस पदार्थ होते हैं जैसे कि बर्फ, ये सभी क्या है? ठोस है। द्रव क्या आता है? पानी, लिक्विड यानी कि पानी या तेल, ये सभी काफी सारे हैं लेकिन आपको इतने से समझने हैं। ठीक है, गैस में क्या आएगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सभी क्या है? ये सभी गैस है। तो देखिए इस तरीके से ये अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। काफी सारे हैं लेकिन अपन ने उदाहरण के हिसाब से अपने नाम लिख लिए हैं।
अगर आपको द्रव को गैस में बदलना हो या गैस को द्रव में बदलना हो या द्रव को ठोस में बदलना हो तो इनको अपन बदल सकते हैं। किस तरीके से बदलेंगे? तो पदार्थ की अवस्थाएं बदलने के लिए पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए ताप या दाब को परिवर्तित करके बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे पानी जो है ना, पानी तीनों अवस्था में होता है। पानी ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। कैसे होता है समझाता हूं। देखिए, पानी अगर पानी है जो आप पीते हो, पानी अगर पानी है तो वो द्रव अवस्था में, द्रव लिक्विड होता है जो तरल होता है, जिसको आप अगर कहीं पर भी बिना पात्र के उसको रख नहीं सकते, उसको पात्र में ही रखना पड़ेगा। अगर पात्र में नहीं रखोगे तो बह जाएगा। तो पानी वो एक द्रव अवस्था है। अगर पानी को ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? हवा में उड़ जाएगा। जैसे कि बादल बनते हैं तो ऑक्सीकरण होता है ना, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने से क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं, पानी उड़ जाता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण नहीं, गैस बन गया। ठीक है, साथ ही अगर अपन उसको अगर ठंडा करते हैं, इतना ठंडा करते हैं फ्रिज में रखकर कि वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। जब बर्फ बनता है तो वो क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। तो ठोस में भी होता है, बर्फ जो बन गया वो ठोस है, पानी जो पानी है वह द्रव है, और अगर वो वाष्पित हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं पानी की होती है। किस तरीके से अपन इनको परिवर्तित कर रहे हैं? तो उनको टेम्परेचर को कम या ज्यादा करके, यानी कि तापमान को कम या ज्यादा करके इनको परिवर्तित कर रहे हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए, अगर देखिए, ये तो तापमान परिवर्तित करके तो कर सकते, दाब से कैसे कर सकते? तो ये मारकर इस तरीके से गोल है, अगर मैं इसको मारूं, दाब लगाऊं, प्रेशर लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। तो इसकी अवस्था चेंज हो गई ना। ठीक है, तो दाब लगाकर भी अपन अवस्थाएं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया अपना पदार्थ, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से इसको समझा दिया है ना। पदार्थ किससे मिलकर बनता है? पदार्थ है ना छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। पदार्थ किससे मिलकर बनता है? तो छोटे छोटे कणों, पदार्थ पदार्थ है ना छोटे छोटे कणों, कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। छोटे छोटे अणु से मिलकर बनता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना कि पदार्थ किससे मिलकर बनता है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों या अणुओं से मिलकर बना होता है या बनता है। ठीक है, पढ़ते हैं अणु क्या होता है। देखिए, अणु से तो मिलकर पदार्थ बनता है। अब अणु किससे मिलकर बनते हैं? अब क्या पढ़ेंगे अपन? अणु, अणु किससे मिलकर बनते हैं? तो अणु जो है ना, अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? तो परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जब काफी सारे परमाणुओं को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। फिर अणुओं को मिलाकर क्या बनेगा? तो अणुओं को मिलकर क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, है ना। जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। ये चीजें जो लिखवा रहे हैं ना, इनको आपको याद करना है। अणु क्या होता है? पदार्थ के सभी गुण इसमें क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन परमाणु। अब देखिए, परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणु से मिलकर पदार्थ बनता है। अब ये परमाणु किससे मिलकर बनता है? तो परमाणु, परमाणु, देखिए परमाणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के वह छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किए जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, उसे परमाणु कहते हैं। समझना आप, छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रियाओं में क्या कर सके? भाग ले सके, या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उनको क्या कर सकते हैं अपन? अलग अलग कर सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रहकर, जो क्या है कि स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रहते। स्वतंत्र अवस्था में तो विद्यमान नहीं रहते, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं और रासायनिक क्रिया के द्वारा इनको अलग किया जा सकता है।
वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु की संरचना के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। परमाणु की संरचना कैसे होती है, परमाणु क्या होता है तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया, लेकिन परमाणु की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से समझना है। तो मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ, फिर उसको पूरे अपन परमाणु संरचना पढ़ने वाले हैं। परमाणु की संरचना कैसे होती है, देखिए आप समझिए, आप परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना होती है सौर मंडल के समान, सौर मंडल के समान होती है। जैसा सौर मंडल होता है वैसा ही परमाणु की संरचना होती है। परमाणु की जो संरचना है देखिए, यहां पर बीचों बीच होता है नाभिक। क्या होता है, नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं ना, वो क्या चक्कर लगाते हैं, समझो आप यहाँ पर ध्यान से, इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो कौन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये कक्षाएं होती है और इनमें चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यहां पर ये बीच में क्या है, तो ये नाभिक है। नाभिक के अंदर कौन है, तो प्रोटॉन और कौन है, न्यूट्रॉन है। कौन है, न्यूट्रॉन, ठीक है। नाभिक हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया। ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये सभी इलेक्ट्रॉन है जो माइनस माइनस वाले दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर ये उदासीन होता है। न्यूट्रल क्या होता है, बिल्कुल उदासीन होता है। ये जो है ये लाइन, इसको क्या कहेंगे अपन, कक्षीय कहेंगे। क्या कहेंगे, कक्षीय कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये परमाणु की संरचना होती है सौर मंडल के समान होती है, बिल्कुल। नाभिक होता है, नाभिक के बीच में कौन कौन बैठा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, सौर मंडल से मिलती जुलती इसकी संरचना होती है। और ये जो कक्षाएं होती है कैसी होती है, तो दीर्घ वृत्तीय होती है। दीर्घ वृत्तीय होती है कक्षाएं, कैसी होती है, तो दीर्घ वृत्तीय कक्षाएं होती है। कैसी होती है कक्षाएं, तो दीर्घ दीर्घ वृत्तीय होती है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं नाभिक के ऊपर। नाभिक क्या होता है, सबसे पहले अपन चर्चा किसके ऊपर करेंगे, नाभिक के ऊपर चर्चा करेंगे। नाभिक के ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन नाभिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किसके ऊपर चर्चा करेंगे, नाभिक के ऊपर। नाभिक क्या होता है, तो ये केंद्रक होता है। ये क्या होता है, नाभिक क्या होता है, तो नाभिक केंद्रक होता है। इसकी खोज किसने की, तो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, ने खोज की। अगर इसके खोजकर्ता पर चर्चा करें तो खोज किसने की, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक की खोज किसने की है, तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, तो कब की थी, तो 1911 में की थी। ये भी ध्यान रखना, 1911 में खोज की थी, ठीक है। नाभिक के अंदर कौन कौन होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर कौन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। इसके अंदर कौन बैठे होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर विद्यमान होते हैं, ठीक है। और यह जो है ना नाभिक, ये केंद्रीय सघन भाग है। इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय केंद्रीय सघन भाग। इसको क्या कहते हैं, तो केंद्रीय सघन भाग इसको कहा जाता है। ये नाभिक है। नाभिक केंद्रक होता है परमाणु का, जो कि यहाँ पर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे अपन इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। तो सबसे पहले अपन प्रोटॉन पर चर्चा करते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इसकी खोज भी किसने की है, तो रदरफोर्ड ने की है। इसकी खोज भी किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। और कब की, तो खोज कब की, इसकी 1920 में की है, इसकी 1911 में, और इसकी 1920 में की है, ठीक है। ठीक है, अभी प्रोटॉन होते हैं हर एक पदार्थ में। अगर आप प्रोटॉन देखेंगे तो सब में समान प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। सब में समान प्रोटॉन होते हैं, कोई सा भी पदार्थ हो, सब में जो प्रोटॉन होते हैं वो एक समान होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इस पर आवेश कितना होता है, ये आवेश अब आ गया ना। देखो आवेश क्या होता है, तो ये जो आवेश है ना, यह क्या होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इस पर आवेश होता है। और कौन सा आवेश होता है, तो पॉजिटिव आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, यानी कि इसको धनायन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन,
धनायन कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये पॉजिटिव है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसका द्रव्यमान पर चर्चा करें, द्रव्यमान क्या है इसका, द्रव्यमान यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं, है ना। तो वजन क्या होता है, तो जो द्रव्यमान है ना वो कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। अगर यही किलो में निकालना हो तो किलो में कितना होगा, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है, ये ध्यान रखना। दोनों में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे अगर इसके द्रव्यमान की इलेक्ट्रॉन से तुलना करें कि इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845, काफी सारी किताबों में आपको 1840 भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूजन मत होना, 1845 भी सही है, वो भी सही है, ठीक है। तो 1845 गुना अधिक, ठीक है, ये दोनों होता है। 1845 गुना अधिक होता है किससे, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना ये क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन क्या होता है, इसको मैं मिटा दूं, देखिए ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, न्यूट्रॉन आखिर में क्या है, ठीक है। इसको मैंने मिटा दिया, फिर देखना हो तो रिवीज करके वीडियो को देख लेना। न्यूट्रॉन पर चर्चा करते हैं, न्यूट्रॉन ठीक है। न्यूट्रॉन क्या है, तो ये उदासीन कण है, उदासीन है, ये क्या है, उदासीन है। ये ध्यान रखना, प्रोटॉन जो होता है ना ये प्रकृति का मूल कण होता है, प्रोटॉन भी मूल कण होता है, न्यूट्रॉन भी मूल कण होता है, और इलेक्ट्रॉन भी मूल कण होता है, किसका, प्रकृति का, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है वह उदासीन कण है, ठीक है, यह भी प्रकृति का क्या है, मूल कण है, ये ध्यान रखना। और इसकी खोज किसने की, तो खोज जो है ना, इसकी जो खोज है ना, खोज किसने की, तो खोज इसकी जेम्स चैडविक ने की, जेम्स चैडविक ने इसकी क्या की, खोज की। और कब की, तो जेम्स चैडविक ने इसकी जो खोज है ना वह 1931 में की, कब की, तो 1931 में इसकी खोज की, किसने की, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज 1931 में की, ये भी ध्यान रखना। और सभी पदार्थों में ये भी क्या होता है, समान होता है, कोई सा भी पदार्थ हो उसका अगर न्यूट्रॉन देखोगे तो सबका ही जो है ना न्यूट्रॉन समान होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। यह कोई गति नहीं करता, गति तो प्रोटॉन भी नहीं करता है और न्यूट्रॉन भी गति नहीं करता, यह स्थिर रहते हैं नाभिक में, ये क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, ये कोई गति नहीं करते। गति केवल और केवल इलेक्ट्रॉन करते हैं जो कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यह भी कोई गति नहीं करता है, ठीक है। यह आवेश रहित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता, आवेश क्या है, तो आवेश रहित, इसमें कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें कोई आवेश नहीं होता। इसके द्रव्यमान पर चर्चा करें तो इसका जो द्रव्यमान है ना प्रोटॉन के समान ही होता है लगभग, इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के समान होता है, कितना होता है, तो 1.674 इंटू 10 की पावर 27 10 की पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। देखो इसमें कितना सा अंतर है, 1.67 या 4 है और यहाँ पर 2 है, इतना सा अंतर है बस, थोड़ा बहुत है ना, यानी कि लगभग समान ही होता है, 1.674 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है, दोनों में आपको फिर से हमने बता दिया, ठीक है। आवेश रहित होता है और लगभग प्रोटॉन की ये क्या होता है, इसका द्रव्यमान बराबर होता है, ये ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में आज क्या कर लेते हैं, आज इसके बारे में लास्ट चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो जे थॉमसन ने इसकी खोज की है, खोज किसने की है, जे थॉमसन ने इसकी खोज की है। और कब की है, तो देखिए इसकी खोज तो काफी समय पहले हो गई, 1897 में इसकी खोज हो गई थी, 1897 में ही इसकी क्या हो गई थी, खोज हो गई थी, ठीक है। और इसका जो आवेश है ना, इसके आवेश की चर्चा करें, आवेश, अब ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रखता है, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, देखिए यहाँ पर प्लस है ना, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है प्रोटॉन, ये क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, अंकीय मान सेम है, अगर आप अंकीय मान पर चर्चा करोगे तो सेम है, यहाँ पर भी 1.6 इंटू 10 की पावर यही है, यहाँ पर भी 1.6 इंटू 10 की पावर 19 गुलाम ही है, लेकिन ये धनायन है, ये पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा, ये नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ये आप थोड़ा सा अंतर इसका
याद रखना। ठीक है, द्रव्यमान पर चर्चा करें तो सबसे हल्का कण है ये। द्रव्यमान पर चर्चा करें, द्रव्यमान क्या होता है इसका? द्रव्यमान जो है ना वो क्या होगा इसका जो द्रव्यमान होगा वह होगा 9.02 इंटू, है ना, इंटू सब में लगा और 10 की पावर -28 ग्राम होता है। अगर इसको अपन को किलोग्राम में बदलना है तो 28 में 3 जोड़ दो यानी कि 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 9.02 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। किलो में बदलना है आपको तो 3 जोड़ दो इसमें पावर में तो किलोग्राम में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की गति ये क्या होता है? ये गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्र लगाता है, चक्र लगाता है। अब ये देखिए कौन सी गति करता है? ये तो ये घूर्णन गति भी करता है, घूर्णन और परिक्रमण या चक्रण, या लिख लो चक्रण दोनों प्रकार की गति करता है। देखिए यहाँ पर समझना आप कि ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, ये खुद की जगह पर भी घूमता है और साथ ही ये चक्कर भी लगाता है। जैसे कि अपनी पृथ्वी जो है ना वो सूर्य की परिक्रमा भी करती है, साथ ही अपनी दूरी पर भी घूमती है, अपनी जगह पर भी घूमती है और चक्कर भी लगाती है। तो चक्कर भी लगाती है साथ ही साथ और घूमती भी है। जैसे कि मान करें ये घूमता हुआ ऐसे परिक्रमा करती है, तो ये उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? चक्कर लगाता है। किसके लगाता है? तो नाभिक के चक्कर लगाता है। नाभिक क्या होता है? सेंट्रल होता है। इसलिए आज अपन ने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और फिर वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।